हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हमारी रामसार साइट्स वाला जो वीडियो चल रही थी उसमें थोड़ी वीडियो बड़ी थी, इसलिए या पीडीएफ बड़ी थी, इस वजह से एक वीडियो में नहीं बनाया, उसको दो पार्ट्स में कर दिया जिससे कि आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सेलिनाइजेशन में कल लास्ट वीडियो में, और यहाँ से हम आज से स्टार्ट करेंगे एक्वाकल्चर यानी कि जलीय कृषि। तो यानी हम ये पढ़ रहे हैं कि वेटलैंड को खतरे किस चीज़ से हैं, यानी कि ये सब वेटलैंड के खतरे हैं कि जिस जिस चीज़ से वेटलैंड को खतरे हो रहे हैं। तो सेलिनाइजेशन अब तक हमने पढ़ा, अब है एक्वाकल्चर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट का, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको जो हैं या और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही देता हूँ। तो आप वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलती रहेंगी, कुछ फ्री वीडियोस मिलती रहेंगी, पिक्स मिलती रहेंगी आपको वहाँ पे, और पीडीएफ हैं, अगर वो भी शेयर करनी है तो वो शेयर करता रहता हूँ मैं उसमें, और किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो सब चीज़ें उसमें ही मिलती हैं। इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप यूट्यूब पे जो फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे जो भी फॉलो करते हैं वहाँ पे ज़रूर आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जब भी आप इसको देखते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख लेते हैं और लाइक ना करें, ना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं एक्वाकल्चर से। एक्वाकल्चर यानी कि जलीय कृषि। देखो, डिमांड फॉर श्रिम्प्स एंड फिशेस, देखो सिंपल सी बात है, जो भी समुद्री तट के इलाके हैं या जहाँ पे भी पानी वगैरह का सोर्स है वहाँ पे लोग फिशेज़ या श्रिम्प्स खाने का बहुत शौक़ रखते हैं। तो डिमांड जो है श्रिम्प्स की, फिशेस की, हैज़ प्रोवाइडेड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू कन्वर्ट वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट टू डेवलप पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर पॉन्ड्स। तो अब क्या हुआ है कि लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मछलियों का, उन्होंने क्या करा कि जो उनके पास वेटलैंड थे या मैंग्रोव्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया और उनके तालाब बना दिए। मतलब उसको इंसान ने क्या कर दिया, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो पारिस्थितिकी थी, यानी वहाँ की जो इकोलॉजी थी, वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि झींगा और मछलियों की मांग ने आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वनों को मछली पालन और जलीय कृषि तालाबों को विकसित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया। तो इससे क्या हुआ कि ये तो चेंज कर दिया, लेकिन इसके वजह से इकोलॉजी पे फ़र्क आ गया। जो वहाँ की इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, वो चेंज हो गई वहाँ पे। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़, यानी कि अगर कोई प्रजाति वहाँ पे नहीं, वहाँ की नहीं है और आपने उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि वहाँ की जो नेटिव होंगी प्रजातियाँ वो उसको वहाँ से ख़त्म कर देगी। तो इंडियन वेटलैंड्स आर थ्रेटेंड बाय एक्जॉटिक। एक्जॉटिक का मतलब होता है जो बाहर से आई हुई होती हैं, उस एरिया की नहीं होती। एक्जॉटिक इंट्रोड्यूस्ड प्लांट स्पीशीज़ सच एज वाटर हायासिंथ या सेल्विनिया। देखो, ये जो वाटर हायासिंथ है ये तो बहुत ही फेमस है कि इसमें क्या है कि अगर आप इसको हल्का सा अपने किसी भी जगह पे रख देंगे तो अपने आप ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि पूरे तालाब को, जिस भी चीज़ में आपने रखा है, ये सब जगह को बहुत तेज़ी से कवर करता चले जाता है। और नीचे क्या करेगा, ये उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उससे अपने आप को डेवलप करेगा, और उसके बाद ये पूरे पॉन्ड को या पूरे लेक को ढक देगा। और ऊपर से फिर जो सूरज की रोशनी होगी वो पानी में नीचे नहीं जा पाएगी। जब नीचे नहीं जा पाएगी तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो कम होती चली जाती है, उसकी वजह से पूरी भूमि को ये सुखा देता है। तो दे क्लॉग वाटरवेज है ना, ये वाटरवेज को बंद कर देगा एंड कॉम्पीट विद नेटिव वेजिटेशन, और कंपटीशन करेगा उसके साथ जो नेटिव वेजिटेशन है, यानी कि जो वहाँ की अपनी खुद की वेजिटेशन है उसके साथ ये प्रतिस्पर्धा करेंगे देशी वनस्पतियों के साथ। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज। देखिए, जलवायु परिवर्तन का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ ही रहा है और सभी चीज़ क्लाइमेट चेंज से ही चल रही है। तो कह रहा है कि इंक्रीज एयर टेम्परेचर, शिफ्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि एयर टेम्परेचर में सिंपल सी बात है कि जो एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो ही रहा है। जो गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी हैं, सर्दियाँ कम होने लगी हैं। शिफ्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, उसके जो साइकिल है उसमें चेंज आ गया है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स, है ना, तूफान आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब बढ़ गए हैं। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है इसका मात्रा बढ़ गई है। सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का जल का जो लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। इसके वजह से जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं वो डूबते जा रहे हैं और उनको ऊंची जगह पे जाना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ से हटकर। देखो, ये सब चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है कि परिवर्तन, हवा के तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान, सूखा, बाढ़, ये सब चीज़ हिंदी में भी लिखी है। तो इंग्लिश हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ते रहें इजीली, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ते रहें इजीली। और मैं समझा दोनों ही, मैं समझा बिल्कुल नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में रहा हूँ, तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे इस चीज़ को।
नेक्स्ट कह रहा है कि इश्यूज़ क्या हैं वेटलैंड कंजर्वेशन में। तो देखो आर्द्रभूमि संरक्षण के मुद्दे क्या हैं कि मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भारत की है, हैड लिमिटेड इम्पैक्ट एज दे ओनली हैव एडवाइजरी पावर्स। तो वेटलैंड कंजर्वेशन में अगर हम कहें कि भाई आर्द्रभूमि के संरक्षण में दिक्कतें क्या आ रही हैं, दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जो भारत ने सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, जिसका काम ये है कि वेटलैंड को देखना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पावर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ आप एडवाइस दे सकती है, सलाह दे सकती है, कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एडिशनली एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो इग्नोर करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन गवर्निंग एंड मॉनिटरिंग वेटलैंड्स। तो इसके अतिरिक्त मौजूदा कानून आर्द्रभूमियों के शासन और निगरानी में स्थानीय समुदाय की भागीदारी की उपेक्षा करते हैं, यानी कि लोकल कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। जबकि जो लोकल लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके आसपास की जो जगह है उसका कंजर्वेशन या वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ना कि बाहर का कोई व्यक्ति आके बताए कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्दर सिटीज़ आर अनेबल टू केटर टू द वाटर डिमांड, है ना, पानी की डिमांड नहीं पूरी कर पा रही हैं सिटीज़ ड्यू टू अ पॉलिसी वैक्यूम एज देर इज़ नो वेल डिफाइंड नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी। शहर के लिए नेशनल अर्बन वाटर पॉलिसी अभी भी हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी सख्त ज़रूरत है। राष्ट्रीय शहरी जल नीति का होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि राष्ट्रीय शहरी जल नीति हमारे यहाँ नहीं है, तो ये नहीं है तो ये होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन एडिशन टू अर्बनाइजेशन नीड्स लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन वेटलैंड्स एंड देयर इकोसिस्टम सर्विसेज कैन बी ब्लेम्ड फॉर दिस वाइड स्प्रेड लॉस। यानी कि अर्बनाइजेशन की ज़रूरत जब हो रही है, शहरीकरण की जब रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज का और जो अवेयरनेस है कि वेटलैंड होते क्या हैं, वेटलैंड की कंजर्वेशन क्या है, तो उन सब चीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज है लोगों को, उसके वजह से भी ये सब दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि ग्लोबल वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, क्या क्या पहल की गई ग्लोबली वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो सबसे पहले तो रामसार कन्वेंशन ही है, जो रामसार कन्वेंशन हुआ था तो 1975 में फोर्स में आया था, कहने को 1971 में हुआ है, 2 फरवरी 1971 को रामसार ईरान में, और कन्वेंशन फोर्स में कब आया, 1975 में आया। देखिए आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, बस आप पूरी वीडियो लगातार देखते चल जाइए, नोट्स बनाते चल जाइए, सब मिल जाएगा आपको इसमें से। द कन्वेंशन मिशन इज़ दी कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़, है ना, कि कंजर्वेशन भी होना चाहिए और वाइज यूज़, यानी कि बुद्धि, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, बौद्धिक तरीके से आपको उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत वेस्टफुल तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें। वाइज यूज़ करें वेटलैंड का थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शन, है ना, लोकल एक्शन और नेशनल एक्शन हो, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द वर्ल्ड। तो यानी कन्वेंशन का मिशन क्या था कि दुनिया भर में सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में योगदान के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग, यानी कि वाइजफुल यूज़। 3 पिलर्स क्या थे कन्वेंशन के, तो पिलर्स ये थे कि भाई एक तो वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, यानी कि आपको सही तरीके से वेटलैंड्स का इस्तेमाल करना है। फिर वेटलैंड्स को जो है एक रामसार लिस्ट बना लो, क्योंकि रामसार ईरान में हुआ था ये कन्वेंशन, एक रामसार लिस्ट बना दो और वेटलैंड को उसमें डाल दो रामसार लिस्ट में। तो जो भी वेटलैंड लिस्ट में आएगा उस वेटलैंड के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी गवर्नमेंट की, उस कंट्री की, कि उस वेटलैंड को आपको क्या करना है, कंजर्व करना है, उस वेटलैंड को बचा के रखना है, उसको ख़राब नहीं होने देना। कॉपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड्स, शेयर्ड वेटलैंड्स एंड शेयर्ड स्पीसीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड। ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड का मतलब ऐसा है कि जो वेटलैंड 2 देशों में है, जैसे कि सुंदरबन वेटलैंड जो है वो इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। इस तरह से वेटलैंड्स होते हैं। साझा वेटलैंड सिस्टम और साझा प्रजातियों पर सहयोग करें। इसके बाद रामसार कन्वेंशन के बाद एक रामसार कन्वेंशन के अंदर ही आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये एक पार्ट है रामसार लिस्ट का ही, है ना, इट इज़ मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ द रामसार लिस्ट। इसे रामसार सूची के भाग के रूप में रखा जाता है। देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर वो वेटलैंड्स होते हैं जो आने वाले समय में उम्मीद है कि ख़राब ना हो जाएं, है ना, उसके कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक रजिस्टर है उन वेटलैंड साइट्स का ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे जो चेंजेस हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर के हैव अकर्ड, या तो चेंजेस हो चुके हैं, आर अकरिंग या हो रहे हैं, या और आर लाइकली टू अकर, या फ्यूचर में हो सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। कि कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा आपने, उसके वजह से चेंजेस आ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से चेंज आ रहा है, या इंसान ने जो अपनी इंटरफेरेंस करी है उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है। तो यानी कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर कौन सी आर्द्रभूमि आती हैं, वो आती हैं जहाँ पे पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हो रहे हैं
या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना है। कि जो मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, इसकी वजह से जो भी चेंजेस उसमें आ रहे हैं, नेगेटिव रूप में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे वेटलैंड्स ऐसे हैं उनको मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में डाल देते हैं, जिससे कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और वो ख़राब ना हो। 2 वेटलैंड्स हैं भारत के जो कि मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में हैं इस टाइम पे प्रेजेंटली। एक तो है क्योलाडियो नेशनल पार्क यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, और एक है लोकटक लेक मणिपुर का। पहले चिलिका लेक भी हुआ करता था उड़ीसा का, लेकिन उसको बाद में रिकॉर्ड से हटा दिया गया क्योंकि उसने अपनी कंडीशन इंप्रूव कर ली। तो चिलिका लेक हट चुका है, अब लोकटक लेक मणिपुर का और केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान का, ये 2 चीज़ अभी मॉनिटरिंग रिकॉर्ड के अंदर हैं। फिर बात आती है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को ही क्या हुई थी, मीटिंग वहाँ पे हुई थी, है ना। 2 फरवरी को मनाया जाता है 1971 में ईरानियन सिटी ऑफ रामसार, है ना। तो रामसार में, ईरान के रामसार शहर में 2 फरवरी 1971 को ही मीटिंग हुई थी। तो इस वजह से वहाँ पे इसको वेटलैंड डे जो मनाते हैं वो हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। सबसे पहले मीटिंग कहाँ हुई थी, 2 फरवरी 1971 को रामसार ईरान में हुई थी, और 1975 में ये फोर्स में आया था। उसके बाद कहते हैं कि 2021 की थीम क्या थी, 2021 की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। तो 2021 की थीम थी आर्द्रभूमि और पानी। सबसे पहली बार जो उसको सेलिब्रेट किया गया वो 1997 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1997 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। देखिए ये बहुत ही फैक्टफुल पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, नोट करके रखना है। नेक्स्ट है सिटीज़ फॉर फॉरेस्ट, एक ग्लोबल कैंपेन था। ये क्या कैंपेन था कि इट वर्क्स क्लोजली विद सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू कनेक्ट विद फॉरेस्ट, emphasizes the importance of wetlands and their multiple benefits to help combat climate change and protect biodiversity in cities। यानी सिटीज़ में जो भी वेटलैंड होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए लोगों को कि आपके यहाँ जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लोगों को ये समझाने के लिए सिटीज़ फॉर फॉरेस्ट ग्लोबल कैंपेन चलाया गया। नेक्स्ट आता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स भारत ने क्या करे, कि भारत की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स रहे जिससे कि वेटलैंड्स को कंजर्व किया गया। पहला तो हमने बनाया कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना एनपीसीए बनाई। एनपीसीए एक सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम था, बोथ वेटलैंड्स के लिए भी, लेक्स के लिए भी। क्या सवाल इस तरह से आएगा कि क्या एनपीसीए सिर्फ वेटलैंड्स के लिए था? नहीं, वेटलैंड्स के लिए और झीलों के लिए, आर्द्रभूमि और झीलें, वेटलैंड्स और लेक्स दोनों के लिए था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ शेयर सेंटर का था और कुछ शेयर स्टेट का था। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा सेंटर ने दिया हो, कुछ पैसा सेंटर ने दिया और कुछ पैसा स्टेट ने दिया। इम्प्लीमेंट कौन करना था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी MOEFCC, जो MOEFCC, तो ये जो मिनिस्ट्री है उसने इसको क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। नेक्स्ट आता है कि इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2015 में बनाया गया बाय मर्जिंग ऑफ द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड द नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। उस टाइम पे 2 अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे, लेक के लिए अलग और वेटलैंड के लिए अलग। तो इन दोनों को मिलाकर एक ही बना दिया गया NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए चाहे लेक हो चाहे वेटलैंड हो, दोनों के दोनों एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक मतलब जो जलीय है ना, जलीय परिस्थितिकी है दोनों की, इसलिए इन दोनों को मिला दिया गया, दोनों प्रोग्राम को मिलाकर एक ही प्रोग्राम बना दिया गया। NPA सीक्स टू प्रमोट बेटर सिनर्जी एंड अवॉइड ओवरलैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। NPCA की हेल्प से क्या हुआ कि जो ओवरलैपिंग थी, देखिए लेक्स वाले अपने काम कर रहे थे, वेटलैंड वाले अपना काम कर रहे थे, यानी दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन एक ही तरह के इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए था, लेकिन 2 अलग अलग लोग काम कर रहे थे। अब इन सबको मिलाकर एक ही कर दिया गया, जिससे कि जो यहाँ पे लागत है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसमें भी बचत आएगी और काम जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया? ये यहाँ पे है। मॉनिटरिंग रिकॉर्ड हम पढ़ चुके, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गया, हाँ यहाँ से। नेक्स्ट आता है कि वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, है ना। ये रूल्स बनाए गए 2017 में। 2015 में तो NPCA बनाया गया, NPCA के बाद 2017 में रूल्स बनाए गए। तो नोडल अथॉरिटी किसको बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेटलैंड के लिए नोडल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। जिस स्टेट के अंदर रामसार साइट होती है, जिस स्टेट के अंदर वो वेटलैंड होता है, उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट कंजर्व करके रखे किसको? उस वेटलैंड को। तो एज़ पर द वेटलैंड्स रूल्स
वेटलैंड अथॉरिटी विद इन अ स्टेट, यानी कि एक शहर एक स्टेट के अंदर जो वेटलैंड अथॉरिटी होती है वो नोडल अथॉरिटी होती है फॉर ऑल वेटलैंड स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ इन अ स्टेट या यूटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल। यानी कि आर्द्र भूमि नियमों के अनुसार एक राज्य के भीतर आर्द्र भूमि प्राधिकरण नियमों के प्रवर्तन के लिए एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमि विशिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण है। तो कौन है? राज्य है। ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि रामसार साइट्स या वेटलैंड जो है उसको कंजर्व करने की यानी उसकी संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या राज्य सरकारों के पास है? राज्य सरकारों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्या क्या एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं जो आपको नहीं करनी है? तो या तो आपको देखो, एक तो इंडस्ट्री नहीं लगानी, सबसे बड़ी बात है। इंडस्ट्री लगेंगी तो खत्म हो जाएगी सारी आर्द्र भूमि। सॉलिड वेस्ट वहाँ पे फेंकना नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट से वो भी वहाँ पे नहीं आना चाहिए। एनक्रोचमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया और आप जो हैं एनक्रोच करके बैठ गए वेटलैंड की ज़मीन, तो वो भी हमें वहाँ पे नहीं करना है। और ना ही उसको कन्वर्ट करना है किसके लिए? नॉन वेटलैंड यूजेस के लिए, यानी कि ना तो हमें गैर आर्द्र भूमि उपयोगों के लिए और ना ही अतिक्रमण करना है उसका। नेक्स्ट बनाया हमने एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। तो एकीकृत प्रबंधन योजना क्या बनाई गई? द गाइडलाइंस रिकमेंड दैट कि जो स्टेट था या यूटी था, यानी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक प्लान प्रिपेयर करे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईच नोटिफाइड वेटलैंड। कि किसके मैनेजमेंट के लिए? हर वेटलैंड के लिए बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। यानी कि जो भी वेटलैंड को नोटिफाई किया गया रामसार लिस्ट में, उस हर वेटलैंड के लिए क्या किया जाए? एक प्लान तैयार किया जाए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें किया जा सके। कैसे? अब अगर मान लेते हैं कोई इसको ख़राब करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी कि भाई जब तक हम वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे लोग नहीं मानेंगे। कि हम वहाँ पे आप बोर्ड लगाएंगे कि भाई यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिटरिंग करते हैं, कोई भी गंदगी करते हैं, यानी कि आप कूड़ा वगैरह फैलाते हैं, तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो पेनल्टीज़ अगर आप देखें तो अंडरटेकिंग एनी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड इन द वेटलैंड और इट्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कि परमिटेड नहीं है, जो कि आपको अलाउ नहीं किया गया, विल बी डीम्ड वायलेशन। ये माना जाएगा कि आपने विधि के विरुद्ध काम किया है एंड द वेटलैंड रूल्स, और जो वेटलैंड के रूल्स हैं उसके विरुद्ध आपने काम किया है। तो इसके वजह से आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेटलैंड के तहत अगर वेटलैंड रूल्स का उल्लंघन होता है तो आपको सजा किस एक्ट के तहत होगी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्ट आया कब था? ये एक्ट देखिए 1986 में आया है। अगर आपको ध्यान हो 1984 में क्या हुआ था? 1984 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस 1986 में इसको बनाया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए हैं, केटर करके रखता है, इसलिए इसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इसरो ने भी हेल्प की हमारी। इसरो ने क्या काम किया? इसरो ने एक नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री और असेसमेंट बनाया है ना, यूजिंग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके 2006 से 2011 तक। और इसने भारत में करीब करीब 2 लाख वेटलैंड को मैप करके भारत के नक्शे पे लगा दिया कि 2 लाख से भी ज़्यादा वेटलैंड्स हैं और इनका कंजर्वेशन किस किस तरह से करना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि हम आगे क्या करें जिससे कि हमारा जो काम है वो सही से हो जाए। तो देखिए, यानी काम का मतलब क्या है कि वेटलैंड का कंजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पे अब हमने अगर जब आप आंसर लिखते हैं, जैसे कि अगर आप लोअर पीसीएस में आंसर लिखें या अपर पीसीएस में आंसर लिखें उत्तराखंड का, या यूपीएससी में आंसर लिखें, तो वेटलैंड के ऊपर अगर सवाल आता है तो आपके पास सारे फैक्चुअल भी हैं यहाँ पे डेटा और थियोरेटिकल डेटा भी है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि भाई हम आप आगे क्या करें कि हमारे वेटलैंड्स कंजर्व हो सकें। बॉडी के लिए अपने आप ऊपर सब पढ़ लिया कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, आप उनको पॉइंट्स बना के छोटे छोटे पॉइंट्स में करके लिख देंगे कि ये थ्रेट्स हैं, ये सब चीज़ हैं वेटलैंड के लिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है सबसे पहला कि डेवलपिंग सिनर्जी विद मेगा अर्बन स्कीम्स, यानी कि मेगा शहरी योजनाओं के साथ तालमेल विकसित करना। यानी जब तक तालमेल नहीं होगा, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने की बात कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि शहर भी डेवलप हो और वेटलैंड भी ख़राब ना हो। कुछ इस तरह से हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। यानी कि द इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ वेटलैंड नीड टू बी हाईलाइटेड, कि समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई इकोसिस्टम सर्विसेज कितनी ज़बरदस्त हैं वेटलैंड की इन आर डेवलपमेंट पॉलिसीज़, अर्बन प्लानिंग और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अर्बन प्लानिंग को करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक वेटलैंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वेटलैंड की जो सर्विसेज हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ में आए।
इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेगा अर्बन स्कीम जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया या अमृत योजना हो गई, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नीड टू ऐड द आस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन में और अमृत योजना में सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है वेटलैंड का, उसका एक कंटेंट जोड़ने की और ज़रूरत है कि वहाँ पे इसको भी जोड़ा जाए कि अगर कहीं पे वेटलैंड आ रहा है तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत और अमृत योजना के तहत उसके लिए क्या किया जाएगा। यही सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन जैसी मेगा शहरी योजनाओं को आर्द्र भूमि के स्थायी प्रबंधन के पहलुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है एनेबलिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए, यानी लोगों की भागीदारी को ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर देखिए जन भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा, तो इसलिए जन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने एक मास्टर प्लान बनाया दिल्ली का 2041 वाला 2041 टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ ग्रीन एंड ब्लू एसेट्स ऑफ दिल्ली। कि जो ग्रीन एसेट्स और ब्लू एसेट्स हैं दिल्ली के, ग्रीन एसेट्स का मतलब हो गया पेड़ पौधे और ब्लू एसेट्स का मतलब हो गया वाटर बॉडीज़, कि जहाँ भी जलीय जो बॉडी है वो ब्लू बॉडीज़ हो गई, ब्लू एसेट हो गई, और ग्रीन एसेट का मतलब हो गया जो पेड़ हैं वहाँ पे दिल्ली के, तो उनको कैसे कंजर्व किया जाए। तो उसके लिए दिल्ली ने मास्टर प्लान तैयार करा है 2041। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी की जैव विविधता और माइक्रो क्लाइमेट को बनाए रखने के लिए दिल्ली की हरी और नीली संपत्ति, हरी संपत्ति पेड़ पौधे, नीली संपत्ति पानी वाली बॉडीज़ को एक एकीकृत नेटवर्क की रक्षा और विकास के लिए मास्टर प्लान दिल्ली 2041 पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की। ग्रीन ब्लू पॉलिसी रेफर्स टू वेयर वाटर बॉडीज़, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ और लैंड आर इंटरडिपेंडेंट। कि ग्रीन ब्लू पॉलिसी का मतलब ये होगा कि जहाँ पे पानी वाली बॉडीज़ जो होती हैं और ज़मीन होती है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प के साथ ये डेवलप करती हैं। नेक्स्ट आता है स्वामिनी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है 10 औरतों का, वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक मैंग्रोव सफारी, वो काम कर रही है एक मांडवी क्रीक में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में 2017 से। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, केस स्टडी के रूप में इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि स्वामिनी जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो काम कर रही है मांडवी क्रीक महाराष्ट्र में 2017 से, और ये क्या कर रही है, ये मैंग्रोव सफारी चला रही है, यानी कि लोगों को वहाँ पे लेके जाती है और वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस समझाती है कि दिस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मॉडल, इसको मॉडल माना गया है फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। कि जो वहाँ पे स्वामिनी 10 औरतों का जो ये ग्रुप था, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया ये, कि कम्युनिटी ने डेवलप किया एक प्रोग्राम और उसके वजह से वहाँ पे इको टूरिज़्म को उन्होंने बढ़ावा दिया कि इकोलॉजी भी बनी रहे और टूरिज़्म भी होता रहे, यानी लोगों को समझ भी आएगा कि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये ऐसी केस स्टडी आप एग्जाम में अगर अपने आंसर में लिखेंगे तो उसका एक बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स औरों से आधा नंबर 1 नंबर ज़्यादा ही आएगा। तो अगर देखिए एक क्वेश्चन में 1 नंबर ज़्यादा है तो 20 क्वेश्चन आपने अगर पेपर में आते हैं, 20 क्वेश्चन में आपने 20 नंबर आगे हुए तो 1 नंबर पे सिलेक्शन होता है और नहीं होता, तो 20 नंबर में तो आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी ऊपर पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आता है कि मल्टीपल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड्स आर एसेंशियल टू अचीव द एम्बिशियस एजेंडा फॉर बिल्डिंग रिजिलियंट सिटीज़ टू अचीव आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पाने के लिए हमारे पास यही तरीके हैं कि हम वेटलैंड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंजर्व करें। तो आगे के विकास और गरीबी उन्मूलन को समायोजित करते हुए हमारे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लचीला शहरों के निर्माण की महत्वाकांक्षी एजेंडे को प्राप्त करने के लिए आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान किए गए कई लाभ और सेवाएं आवश्यक हैं। तो यानी वही है कि बताना चाहा है इसने कि वेटलैंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब आप कई बार आप रिवाइज करेंगे इस पूरी पीडीएफ को, तो आपका ये जो है तैयार हो जाएगा कि वेटलैंड के सारे पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे और वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है ये मैप है। ये मैप जो है इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है एनविस को, यानी कि रिसोर्स पार्टनर जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया और MOEFCC की वेबसाइट पे है ये RSIS ramsar.org। इन्होंने ये लिस्ट बना रखी है। देखिए यहाँ पे लिस्ट है 46 की, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर आप जूम कर पा के देख सकते हैं तो देखो 46 लिख रखे हैं इसमें साइट्स। 47 साइट इसमें भी ऐड नहीं की गई है। 47 साइट मैंने आपको बताई है हैदरपुर वेटलैंड है जो यूपी में ऐड की गई है, 47 हो चुकी हैं, ये 46 है। अब अगर ये 46 है तो आप देख सकते हैं कि इसमें से इसमें ये भी लिख रखा है कि ये कब कब ऐड हुई हैं। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है कि उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, तो उत्तराखंड के अंदर एक ही है, नंबर 1 पे जो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व। जो आसान कंजर्वेशन रिजर्व है जो 21 जुलाई 2020 को डेजिग्नेट की गई, ये उत्तराखंड के अंदर है। बाकी और कोई भी
वेटलैंड उत्तराखंड का रामसर लिस्ट में नहीं आया। बाकी और अलग अलग जगह पे है, इसको आप थोड़ा छोटा करके देख लीजिएगा कि अलग अलग यहाँ पे जो वेटलैंड के नाम लिख रखे हैं और इनकी पोर्शन क्या है। देखिए वन जो है ये यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर लिख रखा है, ये वन है ना, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर वन लिखा हुआ है। तो सबकी क्या पोजीशन है वो आप इस मैप से देख सकते हैं, इसको जूम करके देख लीजिएगा। और सारे जो 46 के 46 वेटलैंड्स हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं। 47 वेटलैंड इस पीडीएफ की शुरुआत में लिखा हुआ था, हैदरापुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होती है वेटलैंड वाला जो आपका टॉपिक है इन डेप्थ का। अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक क्या बनाए। बाकी लोअर पीसीएस का जो मेंस का सिलेबस है मैं उसको पॉइंट वाइज कवर कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स हो जाएगा और जो भी जनरल कैटेगरी में 90 नंबर से ऊपर ला रहा है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी थोड़ा और पीछे हो जाएं, अपने मार्क्स अपने हिसाब से देख लें। जनरल कैटेगरी 90 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, 90 से 95 नंबर जिसके भी आ रहे हैं, वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं मेंस की तैयारी करने की। लोअर पीसीएस की तैयारी अगर मेरे साथ करनी है तो 7665804421 7665804421 पर आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं सारी तैयारी आपको करवाऊंगा और हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, एसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपकी प्रैक्टिस करूंगा और अपने इनपुट्स भी दूंगा आपको कि उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।